भाई, तूने माँ पापा को वृद्धाश्रम भेज दिया। दरवाजे की घंटी बजी। आशुतोष ने दरवाजा खोला तो देखा सामने बड़ी बहन रेबा खड़ी थी। वह दनदनाती हुई घर के अंदर आई। गुस्से से उसका चेहरा लाल था। दीदी, आपने बताया नहीं कि आप आ रही हो। मैं एयरपोर्ट पर आ जाता आपको रिसीव करने। आंसू, तूने भी तो मुझे नहीं बताया कि माँ पापा तेरे ऊपर बोझ बन गए हैं। शर्म नहीं आई तुम्हें इस उम्र में उन्हें घर से बाहर निकालते हुए? अरे, मुझसे कहा तो होता, मैं उन्हें अपने पास बेंगलोर ले जाती। यह कहते कहते रेवा की सांसें उखड़ गई। वह बुरी तरह से हांफने लगी। आशुतोष दौड़कर पानी लेकर आया। दीदी, पहले आप पानी पी लो, उसके बाद मैं आपको सब बताता हूँ। किसी तरह रेवा को उसने पानी पिलाया। वह थोड़ी शांत हुई तो आशुतोष बोल पड़ा। दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो पापा और माँ। अभी उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि रेबा बोल पड़ी। हाँ, माँ पापा ने कुछ तो गलत किया ही होगा, तभी तो तूने उन्हीं को उन्हीं के घर से बाहर निकाल फेंका। तू बता, जब हम गलतियां करते थे तो माँ हमें घर से निकाल देती थी क्या? पापा हमें मना करते थे कि जाओ, आज के बाद तुम लोग मेरी जिम्मेदारी नहीं हो। वो बुजुर्ग हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत है। और तू तो उनका सबसे प्यारा बेटा था ना आंसू। यह कहते कहते रेवा रो पड़ी। आंसू ने किसी तरह उसे चुप कराया। दीदी, मेरी बात का भरोसा करो, माँ पापा खुश हैं। अच्छा, तूने तो बड़ी खुशी दी है ना उन्हें। और तुम्हारी वह हूर परी कहाँ है? दिक्कत उसी को तो होगी उनसे। दीदी, आप जानती हो आजकल उसकी ड्यूटी इंटरनेशनल उड़ान पर है। हफ्ते में शनिवार रविवार को छुट्टी में ही घर वापस आती है वो। हाँ, भाई हवाई जहाज तो उड़ाएगी, लेकिन सास ससुर बोझ हैं उसके लिए। सही बात है, अब सारी बातें समझ आ रही हैं मुझे। तूने मुग्धा के कहने पर ही माँ पापा को वृद्धाश्रम भेजा है ना? यह कहते हुए वह माँ पापा के कमरे में चली गई। वहां जाकर वह खूब रोई। तब तक आशुतोष ने दोनों के लिए कॉफी और टोस्ट बनाए और माँ पापा के कमरे में लेकर आया। रीबा की आंखें लाल हो गई थी। वह अभी भी छोटे बच्चों की तरह सिसकारियां ले रही थी। जबरदस्ती ही उसके हाथों में आशुतोष ने कॉफी का मग थमाया और बोला, दीदी, पता है, आप आज भी रोते हुए छोटी बच्ची ही लगती हो और आपकी नाक पहले जैसी ही लाल हो जाती है। लेकिन रेवा ने जैसे भाई की बात सुनी ही नहीं। इसी भाई के जरा भी छेड़ने पर कितनी लड़ाई और भाग दौड़ करती थी वह। उसका वह प्यारा छोटा भाई आज सामने था, लेकिन वो मस्ती और भाई बहन का वह प्यार सब कहीं खो गया था। बड़ी मुश्किल से उसने कॉफी पी और सीधे बाथरूम में चली गई। फ्रेश होकर आई और आशुतोष से माँ पापा के आश्रम का पता मांगने लगी। तो आशुतोष ने कहा, दीदी, मैं भी चलता हूँ, फिर वहीं से ऑफिस चला जाऊँगा आपको छोड़ते हुए। तो रेवा ने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तूने माँ पापा को छोड़ दिया, वो ही काफ़ी है। मुझे बस पता दे दो। रेवा इतने सूखे स्वर में बोली कि आशुतोष सहम गया। वह जानता था कि अगर कुछ भी बोला तो वो और भी गुस्सा हो जाएगी। आशुतोष ने चुपचाप आश्रम का पता दे दिया और रेवा वहां से तुरंत निकल पड़ी बाहर। रोड पर पहुंच के उसने कैब ली और चल पड़ी माँ पापा से मिलने, ये सोचकर कि उन्हें वहीं से सीधे एयरपोर्ट पर लेकर चली जाएगी। आशुतोष से कुछ नहीं कहेगी और ना ही उसे कुछ बताएगी। रेबा 15 मिनट में वृद्धाश्रम पहुंची। वहां बहुत बड़े से गेट के अंदर बड़ा सा लॉन था। नीचे मखमली घास और चारों तरफ पेड़, और उन्हीं पेड़ के नीचे लगे बेंच पर बहुत सारे बुजुर्ग बैठे थे। सभी आपस में बातें कर रहे थे।
कोई बैठा हुआ योगा कर रहा था तो कोई म्यूजिक सुनने में व्यस्त था। बड़ा खुशनुमा माहौल लगा रहा था वहाँ। रेवा गेट पर खड़ी होकर चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी। दिल में इतनी बेचैनी थी कि जल्दी से माँ पापा से मिलकर उनके गले लगना चाहती थी। कुछ देर वह देखती रही, तब चौकीदार आया और बोल पड़ा, मैडम, किससे मिलना है आपको? जी जी, राजशेखर और मृदुला जी से। मैं उनकी बेटी हूँ, हिचकिचाते हुए रेबा बोली। उसे बहुत शर्म आ रही थी यह कहते हुए कि मैं उनकी बेटी हूँ। लग रहा था जैसे चौकीदार क्या कहेगा और क्या सोचेगा उसके बारे में। आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ उनके पास। उधर पीछे की तरफ है। हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए चौकीदार बोला और आगे आगे चल पड़ा। और उसके पीछे पीछे रेबा चलने लगी। जितने कदम चलती उतना ही उसे रोना आता। उस बड़े से घर के पीछे के बाईं तरफ बने बरामदे में कुर्सी पर बैठे पापा को देख सीढ़ियां दौड़कर चढ़ गई और पास जाकर देखा तो पापा एक और वृद्ध आदमी के साथ बैठे मुस्कुरा रहे थे। कॉफी का मग उन लोगों के सामने रखा था। कितना सुंदर सा हिस्सा था वह उस घर का। एक साइड कतार में नारियल के पेड़, मखमली घास, चमकते सुंदर फर्श। पापा राज जी ने नजर उठाया तो देखा रेवा आंखों में आंसू भरे खड़ी थी। कैसी है बेटा? रेवा जाकर उनके सीने से लग गई और रो पड़ी। पापा, आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने मुझे खबर भी नहीं की। क्या हो गया पगली? अच्छा, यहाँ आने के बारे में? हाँ पापा, कहते हुए वह बिलख पड़ी। मैं आप लोगों को यहाँ एक पल के लिए भी रहने नहीं दूंगी। आंसू नहीं तो क्या, मैं तो हूं ना। एक बार मुझसे कहा तो होता। ये सुनकर राज जी मुस्कुराने लगे और बोले, मेरी छोटी सी गुड़िया, पक्का है तूने आंसू को भी कुछ बोलने नहीं दिया होगा और उसे खूब खरी खोटी सुनाई होगी। अरे, हम दोनों अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। तू तो जानती है ना, आंसू और बहू की ड्यूटी की वजह से हम दोनों अकेले हो जाते थे, इसलिए यहाँ आए हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम यहाँ रहते हैं और शनिवार रविवार को घर चले जाते हैं। और हाँ, हर रोज सुबह आंसू आता है हमसे मिलने। वह तो आने ही नहीं दे रहा था हमें। मैं जिद करके आया हूँ। और हाँ, चल, मैं तुझे एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। रेबा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए उसी चार दीवारी में एक दूसरी बिल्डिंग में ले गए। देखने से लगा स्कूल हो वहाँ। वहाँ एक क्लास के सामने देखा माँ बच्चों को पढ़ा रही थी और बहुत खुश भी लग रही थी। इतना खुश तो उन्हें बचपन में देखा था, जब वो हम सब भाई बहनों को पढ़ाती थी। माँ का सपना था कि वह शिक्षिका बने, लेकिन बच्चों के वजह से वह वो सपना पूरा नहीं कर पाई। रेवा ने माँ को आवाज लगाई तो मृदुला जी ने रेवा को देखा तो वह क्लास से बाहर आई और रेवा को गले से लगा लिया। कब आई तू? बताया क्यों नहीं? अच्छा, आ बैठ। लॉन में एक बेंच पर तीनों जाकर बैठ गए। राज जी ने जब पूरी बात मृदुला जी को बताई तो वो हंस पड़ी और कहने लगी कि तू कभी नहीं बदलेगी। मेरे बेटे को पक्का डांटा होगा तूने। मुझे पता है पगली, यह जिन्हें मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये अनाथ बच्चे हैं। यही रहते हैं इसी बिल्डिंग में, और जो बुजुर्ग यहाँ रहते हैं वही इनके माता पिता है, वही इनका ख्याल रखते हैं। हम मिलकर यह स्कूल भी चलाते हैं। इस तरह उन्हें परिवार का प्यार मिलता है और हमें अकेलेपन से मुक्ति। और देख, तेरी माँ का कितना बड़ा सपना पूरा हो गया। मैं टीचर बन गई यहाँ आकर, और तेरे पापा को अपनी पेंटिंग के लिए भी साथ और प्रेरणा मिली है यहाँ आकर। तुझे पता है, आश्रम वाले अगले महीने ही तेरे पापा की पेंटिंग का एग्जीबिशन करने वाले हैं।
अब तू ही बता, घर में रहकर दीवारों के साथ समय बिताना सही है या यहाँ रहकर अपने लिए और दूसरों के लिए जीना बेहतर है? ये सुनकर रेवा मुस्कुराने लगी और माँ पापा के गले लग गई। दिन भर वो उनके साथ वहीं रही और सभी बुजुर्गों के साथ बैठकर बात की, वहाँ का खाना खाया और अनाथ बच्चों के साथ खेली भी। तभी आशुतोष वहाँ आया तो उसको देखते ही रेवा जाकर उसके गले लग गई। आंसू, मुझे माफ कर दे, कितना कुछ बोल दिया तुझे मैंने और तूने कुछ कहा क्यों नहीं? वाह दीदी, कितनी बार कहने की कोशिश की, लेकिन बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे बोलने दिया हो तब तो कुछ बोलता। आंसू जब ये बोला तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। सच है आंसू, मैंने तुझे बोलने नहीं दिया। यहाँ माँ पापा को खुश देखकर मन खुश हो गया। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, तुझे और मुग्धा को न जाने क्या क्या सुना दिया मैंने। अच्छा पुत्री, माफ किया तुझे। आज पहली बार जो माफी मांगी है तूने भाई से। यह कहकर आंसू ने दीदी की टांग खींची तो रेवा खिलखिलाकर हंस पड़ी। माँ पापा, कल शनिवार है लेकिन आज ही चलिए, दीदी भी हैं, कल मुग्धा भी आ जाएगी। हाँ बेटा, आज ही चलेंगे। यह कहते हुए मृदुला जी तैयार होने लगी। रेवा ने सभी से विदा ली और माँ पापा और भाई के साथ चलने लगी तो उसे लगा जैसे यह भी उसका मायका है और उसकी आंखें भर आई। सही भी था, माँ पापा जहाँ भी खुश रहेंगे वही तो उसका मायका होगा। बेटियां चाहती ही क्या है, बस उनका मायका खुशहाल रहे, उनके माँ पापा खुश रहें।